हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप जहांगीर, केमिस्ट्री मेंटोर। अपन स्टार्ट की थी अपन ने 2011 से पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2013 के पीवाईक्यू सीरीज को। अब इसमें 2013 के फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो अपन फर्स्ट पार्ट में अपन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में 21 to 40 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। अपने इस फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार है। आपको 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनके क्वांटम नंबर दे रखे हैं आपको, n और l की वैल्यू दे रखी है। फिर इसमें पूछा है कि उनके बढ़ते क्रम में ऊर्जा किस प्रकार दर्शाई जा सकती है। तो अपने को इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वांटम संख्या, आपको मैंने पिछले जो पीवाईक्यू सीरीज को अपन ने किया था उसमें भी बताया था कि 4 क्वांटम संख्या होती है, n, l, m और s, जिसमें अपने को ये तो बताता है बेटा कोष के बारे में, और ये अपने को बताता है उपकोष के बारे में, और ये अपने को बताता है कक्षक के बारे में, और ये s बताता है अपने को चक्रण के बारे में। तो कोई भी जो 4 क्वांटम संख्या है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या अपने को इलेक्ट्रॉन के किसके बारे में बताएगा, कोष के बारे में n, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या अपने उपकोष के बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में, चक्रण क्वांटम संख्या अपने को जो है वो चक्रण के बारे में बताता है। तो अब इसमें अपने को 2 ही क्वांटम संख्याएं दे रखी है, एक प्रकार से एक n और एक l। तो इस n और l के आधार पे अपने को इसमें फॉर्म करना है। तो n और l के आधार पे कौन सा कोष बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जो l होता है SPDF, जो कोष है उसमें l की जो वैल्यू होती है इसमें होती है बेटा 0, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। ये फिक्स वैल्यू है जो किस पे डिपेंड करती है बेटा, उसके n के मान पर, मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर, जिसमें अपन ये l जो होता है वो फॉर्मूला होता है उसका n-1। तो जो न्यूनतम इसकी n है उसके आधार पे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसमें अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं 3, और l की वैल्यू अपने पास 2 किसके लिए होती है बेटा, d के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3d। फिर आपको इसमें क्या करना है, n की वैल्यू है 2, l इक्वल क्या है 0, तो क्या हो गया s, तो ये 2s फॉर्म हो गया। इसके अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4, और ये क्या हो जाएगा अपना d। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो ये 4 और f। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें सबसे जो कम ऊर्जा होगी वो किसकी होगी बेटा 2s की, फिर किसकी होगी बेटा 3d, फिर 4d और फिर 4f। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें सबसे कम ऊर्जा है वो 2s, सबसे कम जो ऊर्जा होगी वो एक प्रकार से 2s की, फिर उसके बाद में 3d, फिर नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं किसकी 4d की, और फिर अपन बात करेंगे 4f। तो अपने आंसर जो है वो क्या हो सकता है कि 4f क्या है अपना फोर्थ है, तो उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। उसके बाद में फोर्थ 2 में सबसे ज्यादा दे रखी है, फर्स्ट और थर्ड, फिर इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। फिर आता है 4d, 4d क्या लिखा हुआ है इसमें सेकंड, तो सेकंड इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसमें एक तरीका और है इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि जिसमें n+l की वैल्यू, जो n+l है, n+l की वैल्यू जिसमें कम आएगी वो क्या हो जाएगा, कम ऊर्जा वाला, और जिसकी ज्यादा आएगी उसको ज्यादा कह सकते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5, ये 2 हो जाएगा, और ये 4+2 कितना हो गया 6, और ये 4+3 क्या हो गया 7। तो अपन देख सकते हैं बेटा कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसकी है, थर्ड की है। फिर उसके बाद में 2 के बाद में क्या आ जाएगा 5, फिर कौन सा आ जाएगा 6, और कौन सा आ जाएगा 7। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 2 तरीके हैं इसके, या तो अपने कोस और कोस के आधार पे कर लो, या फिर n+l की वैल्यू जिसमें कम आएगी, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी जो है वो भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो n+l के नियम, इस n+l नियम को अपन बोरबरी नियम भी कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास
निम्न सम इलेक्ट्रॉनीय आयनों की बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक ये स्पीसीज का मीन क्या है। इसका मीन होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसको अपन बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आप पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है या नहीं है। तो अपन देख सकते हैं बेटा कि इसमें जैसे क्लोरीन दे रखा है तो क्लोरीन Cl माइनस है तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 17 + 1 तो 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें Ca+2 दे रखा है तो Ca+2 जो है उसमें भी कितना हो जाएगा एक प्रकार से ये कितना होता है इसका 20। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 20 - 2 तो कितना हो गया बेटा 18। फिर अपन देख सकते हैं पोटेशियम तो जो पोटेशियम है उसका 19 होता है तो अपन लिख सकते हैं 19 + -1 तो ये हो गया 18। फिर आता है सल्फर। सल्फर में आपको ध्यान में रखना है ये 16 होता है तो 16 + 2 तो आप देख सकते हो कि सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है बेटा सेम है 18। तो इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इस सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है कि जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के लिए Z का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी परमाणुीय जो त्रिज्या यानी कि जो साइज है वो क्या होता जाएगा बेटा घटता जाएगा। ये आपको एक हिंट याद रखनी है क्या कि जैसे कोई भी सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज होगी श्रेणी होगी उसमें Z का मान यानी कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साइज है वो क्या होती जाएगी बेटा कम होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा एक प्रकार से जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो ये अगर कम है तो साइज इसका क्या होगा एक प्रकार से ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि 16 वाला है उसका साइज क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में 17 फिर उसके बाद में बेटा 19 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर का साइज है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में सल्फर के बाद में क्लोरीन यानी कि 17 पे 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड यानी कि सल्फर जो है उसका सबसे ज्यादा फिर क्लोरीन फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम। यानी कि इसमें आपको बता दिया परमाणु क्रमांक जो भी है वो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो साइज है वो क्या होता जाएगा बेटा कम होता जाएगा। कब ये केवल किसके लिए लागू होता है बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के लिए। जो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी होगी उसी के लिए अप्लाई करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो अपन देखते हैं। इसमें है बेटा अपने सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए बेटा कि सर्वाधिक सहसंयोजक गुण क्या होता है कब यूज होता है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। तो अधातु के बीच में अधातु और अधातु के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड होता है बेटा सहसंयोजक। या फिर अपन दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि कोई भी दो परमाणु हैं और इन दोनों परमाणुओं की जो वैद्युत ऋणता है इन दोनों परमाणुओं की जो वैद्युत ऋणता है उसका जो अंतर है वो बेटा क्या आना चाहिए 2.1 से क्या आना चाहिए बेटा कम आना चाहिए। अगर 2.1 से अगर कम होगा तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा सहसंयोजक यौगिक होगा। यानी कि सहसंयोजक बंध जिस यौगिक में उपस्थित होते हैं उस यौगिक का नाम ही क्या होता है सहसंयोजक यौगिक होता है और उसमें क्या होते हैं सहसंयोजक गुण होते हैं। तो अपन दो तरीके हैं इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने को यह भी पता है कि धातु और अधातु के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो होता है आयनिक। तो आप इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अपने पास है पहले MgCl2 तो Mg+2 Cl- Fe+2 Fe+3 और Cl- दे रखा है Na+Cl- दे रखा है AlCl3 एक प्रकार का इसमें फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये तो क्या हो गए प्योर मेटल हो गई एक प्रकार से। मैग्नीशियम आयरन सोडियम ये क्या है मेटल है। एल्यूमिनियम भी मेटल है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जो साइज है एल्यूमिनियम जो है जैसे सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम
इनका अगर अपन बात करें, ये +1, ये +2 और ये +3, तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नियम था फाजान्स रूल। जो फाजान्स रूल है, उस फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं कि छोटा एनाइन और लार्ज एनाइन, यानी कि छोटा एनाइन बड़ा रिनाइन जो होता है उसमें सहसंयोजक गुण है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें सहसंयोजक जो गुण है वो सबसे ज्यादा किसके होंगे बेटा, AlCl3 में। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, IF7 अणु की ज्यामिति है। तो IF7 जो है बेटा, इसमें IF7, इस IF7 में पहले अपने को संकरण निकालना है। जैसे ये आयोडीन है अपने पास, आयोडीन कौन से वर्ग का होता है, 17वें वर्ग का। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। फिर आता है फ्लोरीन, ये भी कौन से वर्ग का है, 17वें वर्ग का, और इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, 7। तो अपन देख सकते हैं कि IF7 जो है उसमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 + 7 × 6, तो कितना हो गया बेटा, 42 और 7 IF7 और ये कितने हो जाएंगे, 49। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 49 है, तो इसमें अपन किसका डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे। तो अपन 8 का डिवाइड करते हैं तो देखो क्या फॉर्म होता है, क्या आता है अपने पास, ये 49 है, ये 8, तो आप देख सकते हो 48 इस तरीके से। अब इसमें 49 है, यानी कि मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके बेटा 8 तक डिवाइड अपन को करना है किससे, 2 से, और 8 से अगर 56 तक आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अपने 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस 56 से ज्यादा जो भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसमें अपन को 18 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन अब अपने पास जैसे IF7 है, तो टोटल कितने हो गए, 7 और 1 8, 8 × 7 टोटल कितने हो गए, 56। अब 56 है, तो इस 56 पे डिवाइड किसका करना है अपन को, 8 का। तो ये कितना आएगा, इस तरीके से। तो अपने देख सकते हैं कि इसका जो भागफल है वो कितना है बेटा, 7, और 7 का कौन सा होता है, sp3d3। तो अपन ये sp3d3 संकरण कैसे निकाला, पता चल गया होगा कि ये जैसे IF7 है, तो IF7 में, IF7 के अंदर I के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन F कितने हैं, 7 × 7, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 56। अब 56 है, तो इसका जो संकरण आया वो है sp3d3। अब अगर अपन बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटा, इसकी स्ट्रक्चर होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिड। इसको अपन इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 1 मिनट, ये इसकी जो संरचना है वो अपने इस तरीके से, ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, यानी कि ये F F F F F और यहां पे ये सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयोडीन, इसमें आयोडीन, और ये F। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है वो कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये IF7 एक प्रकार से कौन सी संरचना शो करेगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य। अब कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो उसकी संरचना कैसी होती है बेटा, इस तरीके से लिखते हैं अपन इसको, कैल्शियम C≡C, इस तरीके से। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड में, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य जो बंधों की संख्या है तो वो कितनी होती है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के मध्य जो है
वो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दे कैल्शियम कार्बाइड में बंधों की संख्या है, ये अगर हटा दें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, तो अपने जो आंसर होगा वो 2 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि ये 1 सिग्मा इससे भी फॉर्म होता है और 1 सिग्मा फॉर्म होगा, तो अपने 2 सिग्मा और 2 पाई के आधार पे भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अभी इसमें पूछा है 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, तो इसका आंसर जो है 1 सिग्मा और 2 पाई। ओके, नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड का विलेयता गुणनफल या गुणांक जो दे रखा है, इसको गुणनफल भी बोला जा सकता है। गुणनफल ये इतना दे रखा है, तो 1 लीटर 0.05 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होगी जिसमें कि सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेपण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन आपको करवानी है। आपको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होगी जिसमें कि सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेपण प्राप्त हो जाए। यानी कि आपके पास AgNO3 है, इस AgNO3 की रिएक्शन आपने KBr के साथ करवाई, तो ये फॉर्म हो गया बेटा AgBr और KNO3। ये पूछा है कि इसने कि AgBr का अगर अवक्षेपण करवाना है तो आपको कितनी मात्रा पोटेशियम ब्रोमाइड की आवश्यक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का अणुभार दे रखा है 120। तो आपको क्या करना है, जो विलेयता गुणनफल होता है उसको बोलते हैं बेटा KSP। विलेयता गुणनफल जो होता है वो KSP होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, इन दोनों की विलेयता पर। तो इसकी जो विलेयता है AgBr की विलेयता जो दे रखी है वो आपको दे रखी है इसमें 5 × 10⁻13, और सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी दे रखी है आपको 0.05 मोलर। तो आपको पहले इसमें KSP से पहले सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब सोल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोल्युबिलिटी जो है वो 5 × 10⁻13 अपॉन 0.05 मोलर, इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देख सकते हैं कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो 5 × 10⁻13 अपॉन, जैसे इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100। अब ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। अब ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 कम करेंगे इसको, तो ये 10⁻11। तो ये 10⁻11 जो है उसकी सोल्युबिलिटी। अब अपने को इसका मोलर कैलकुलेट करना है। अब ये मोलर आपको दे रखा है कितना 120, यानी कि अपने पास जो है वो वैल्यू आ गई किसकी, S की विलेयता की। तो विलेयता की वैल्यू आई अपने पास 10⁻11। अब ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपको मोलर पोटेशियम ब्रोमाइड का अणुभार आपको दे रखा है 120। तो अब इसके मोल अगर अपन को कैलकुलेट करने हैं तो आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 × 10⁻11, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻9। तो इसको सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास जो आंसर है 10, ये 11 से 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 10 -10। अब ये -10 है। अब अगर इस 12 × 10⁻10 को अगर और सोल्व करें अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि 9, तो 1.2 × 10⁻9 ग्राम। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। तो इस तरीके से आपको इसमें विलेयता गुणनफल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी बंध लंबाई, निम्न में से किसकी बंध लंबाई निम्नतम होगी। तो निम्नतम होगी तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बंध लंबाई उसी की ज्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, या अपन कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ उसी की कम होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया होगा, एक बार और आप देख सकते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर जैसे 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन हो तो 14 में 3 होते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर, फिर इसमें 2.5, 2, 2, 1.5, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। 1.5 फिर 1, इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी 0.5 कम करते जाओ इसमें, तो ये 1.5, ये 1, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये तो, और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है, तो पहले अपन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इससे बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा। अगर O2+2 की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और 8 16, में से 2 गए, कितने रह गए 14। फिर इसकी अगर अपन बात करें तो ये कितने हो गए 8, 16 और 2 18। फिर इसकी अगर बात करें तो ये कितना रहेगा ओनली 9, और इसमें कितना रहेगा बेटा 10। तो आप देख सकते हो कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आएगा 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का ही होता है। आपको अभी बताया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे निम्नतम होगी। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा अपना O2+2, तो अपना आंसर है फर्स्ट। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बेटा, यदि निम्न अभिक्रिया एक बंद पात्र में हो रही है तथा साम्य अवस्था पर कुल दाब P एवं PCl5 के वियोजन की दर x है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो अब इसको एक बार पहले लिख लेते हैं कि ये PCl5 और प्लस PCl3, PCl5 है वो चेंज हो रहा है बेटा PCl3 प्लस Cl2 इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पहले जो T=0 पर अगर अपन बात करें तो ये 1 मोल है, इसका भी 1, इसका 0 0 है। अब अगर इसमें कुछ मात्रा अगर अपन साम्य पर बात करें तो साम्य पर इसका कितना आ जाएगा बेटा 1 - x, फिर ये x और ये x। अगर अपन कुल मोल कैलकुलेट करें कुल, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो जाएगा 1 - x प्लस x प्लस x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 1 + x। तो आप इसमें ध्यान रखना कि अपना जो कुल मोल है वो कितना आ गया 1 + x। तो आप यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 + x मोल आ गया कुल मोल। अब आपको इसमें क्या पूछा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसमें कुल मोल वगैरह आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर आपको इसमें पूछा है कि आंशिक दबाव होगा, दबाव या आप इसको बोल सकते हो दाब। तो आंशिक दाब कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, आंशिक दाब का मतलब होता है कि कोई भी पात्र है उस पात्र में एक अकेले का कितना दाब है उसको बोलते हैं उसका आंशिक दाब। तो आपको इसमें देखना है कि जितना उसका मोल है वो और कुल मोल है वो और इनटू कुल दाब। तो आप देख सकते हैं कि अपने को PCl3 के बारे में पूछा है, तो PCl3 का जो मोल था वो क्या आया था x, और कुल मोल कितना आया बेटा 1 + x, और कुल दाब अपने पास क्या दे रखा है P। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि PCl3 का मोल जो है वो दे रखा है x, और कुल मोल कितना है अपने पास 1 + x, और कुल दाब जो है वो आ गया P। तो अपना जो आंसर है वो इस तरीके से रहेगा। तो इसमें आप इसमें टैली करें कौन सा है, तो वो x/1 + x, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले रिएक्शन जो दे रखी है उस रिएक्शन में T=0 टाइम पे, T= साम्य पर इक्विलिब्रियम पे आपको मोल बताने हैं, फिर उसके कुल मोल कैलकुलेट करने हैं। कुल मोल कैलकुलेट करने के बाद में आपको अगर आंशिक दाब निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है कि जो जिसका निकालना है उसके मोल अपॉन कुल मोल इनटू कुल दाब। तो इस तरीके से अपन आंशिक दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। फिर नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से किसका जलीय विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो याद रखना टिंडल प्रभाव कौन सा विलयन दर्शाता है, तो याद रखना है आपको कि ये कोलाइडी विलयन ही दर्शाता है। और कोलाइडी विलयन कौन बनाता है बेटा, तो आपने नाम सुना होगा कोलाइडी विलयन, जैसे मिसेल के बारे में नाम सुना होगा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन मिसेल। और ये जो मिसेल होता है वो किससे बनता है बेटा, वो बनता है साबुन से। और आपने इसके इस तरीके से स्ट्रक्चर भी देखी होगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर एक गोलाकार संरचना में रहता है मिसेल, और गोलाकार संरचना में रहता है तो ये किससे फॉर्म होता है, एक साबुन से मिसेल का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से आपने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा अपमार्जन की प्रक्रिया के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टिंडल प्रभाव है वो कोलाइडी विलयन दर्शाता है, और कोलाइडी विलयन एक प्रकार से मिसेल होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें अपने आंसर कौन सा हो जाएगा? साबुन। तो टिंडल प्रभाव साबुन के अंदर, क्योंकि यही क्या बनाता है? कोलाइडी विलयन बनाता है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किसकी अभिक्रिया की उदासीनीकरण उष्मा का मान अधिकतम होगा? तो आपको पहले पता होना चाहिए बेटा कि उदासीनीकरण उष्मा होती क्या है। तो उदासीनीकरण उष्मा का मतलब ये होता है कि बेटा कोई भी अम्ल और क्षार मिलकर अगर लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, तो उसमें उदासीनीकरण उष्मा है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का नाम ही क्या होता है? उदासीनीकरण उष्मा। वो जो ऊर्जा निकलती है बेटा, तो ऊर्जा कब निकलेगी सबसे ज्यादा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होना चाहिएगा, वही निकलेगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षार जो होता है, उनकी अगर आपस में अभिक्रिया होगी तो ही ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक उदासीनीकरण उष्मा निकलती है। सर्वाधिक उदासीनीकरण उष्मा का मान तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अलावा कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन मीन प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार आ जाए, या दुर्बल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल आ जाए, या दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार आ जाए, या दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार आ जाए, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो। इसके अलावा उनमें सबसे कम ही रहेगी। सर्वाधिक जो उदासीनीकरण उष्मा है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत ही रहेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्रबल क्षार है, लेकिन CH3COOH क्या होता है? दुर्बल यानी कि वीक एसिड होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये वीक बेस है, और ये H2SO2 ये भी एक वीक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप इसमें देख सकते हो कि अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा? NaOH प्लस HCl। क्यों? क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का कॉम्बिनेशन है, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया में सबसे ज्यादा उदासीनीकरण उष्मा का मान निकलता है, उसमें आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय अपघटन से प्राप्त होगा, तो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड ये होता है NH4Cl। इसको जलीय अपघटन यानी कि एक्वस विलयन में डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? NH4 प्लस और Cl माइनस। अब आपको पता है कि ये किस में चेंज हो सकता है? NH4OH बनता है, तभी तो ये बना था। और ये किस में चेंज होता है? HCl में। तो आप देख सकते हो कि ये तो दुर्बल क्षार है और ये आपका प्रबल अम्ल है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एक प्रकार से अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन प्राप्त हो जाएगा? अम्लीय विलयन। क्यों? क्योंकि प्रबलता जिसमें आएगी उसी के आधार पे वो विलयन का प्रकार होगा। क्योंकि NH4OH एक दुर्बल क्षार होता है, ये दुर्बल क्षार है, और ये क्या है? प्रबल अम्ल है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट इसमें अम्लीय विलयन। ओके, फिर नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है बेटा, प्रगलन में एस्क के साथ गालक मिलाया जाता है। एस के साथ गालक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? एस के साथ गालक होता क्या है? तो गालक का कई काम होते हैं बेटा। गालक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स। तो फ्लक्स नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लक्स जो है वो क्या काम करता है? एक तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का काम करता है बेटा, दूसरा चालकता को बढ़ाने का काम करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है ये। इसके अलावा अगलनीय जो भी पदार्थ होते हैं, नॉन मेल्टिंग जो होते हैं, अगलनीय को गलनीय में बदलने का काम भी यही काम करता है। तो अगलनीय पदार्थ गलनीय पदार्थ में, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट को कम करने में, चालकता को बढ़ाने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं धातु के गलनांक को कम करने के लिए तो एस के साथ गालक इसलिए मिलाया जाता है ताकि धातु का गलनांक क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट।
लेकिन इसके अलावा आप इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि चालकता को भी बढ़ाने का काम करता है, अगलनीय को गलनीय पदार्थ में भी बदलने का काम करता है। प्रगलन क्या होता है, तो आप प्रगलन का भी ध्यान रखना। अगर धातु के साथ अगर कार्बन अगर अपन गर्म करते हैं, धातु के साथ कार्बन को गर्म करते हैं या कार्बन के द्वारा अपचयन करते हैं, तो उस विधि का नाम ही क्या होता है बेटा, प्रगलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग प्रक्रिया क्या होती है कि धातु जो अयस्क है उसका कार्बन के द्वारा अगर अपचयन करवाते हैं तो उस विधि का नाम होता है प्रगलन। और ये किस में किया जाता है प्रगलन, तो याद रखना ये वात्या भट्टी में किया जाता है बेटा, वात्या भट्टी में। और ये जो वात्या भट्टी है, इसके अलावा आपको इसमें ध्यान रखना कि इसमें आयरन जैसे धातु का अपने अपचयन करवाया जाता है, तो वात्या भट्टी के अंदर। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरप्रण विधि किस धातु के धातु क्रम में प्रयुक्त होती है, तो ये लन बेस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि खरप्रण विधि है वो सिल्वर के लिए यूज की जाती है, तो सिल्वर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है डाउन विधि से सोडियम धातु किसके वैद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, तो सोडियम धातु है एक प्रकार से सोडियम धातु जो वैद्युत अपघटन जो प्रक्रिया होती है। अब वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि एक पात्र लेते हैं बेटा, इस पात्र के अंदर आपको वैद्युत अपघट्य मिलाना होता है। एक इलेक्ट्रोड आपको लेने होते हैं, एक होता है बेटा कैथोड, एक होता है अपने पास एनोड। याद रखना बेटा, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड है वो नेगेटिव होता है। इसके अंदर अपचयन अभिक्रिया होती है बेटा, और इसके अंदर बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसको एक तार से अपन बांध देते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य के रूप में अपने को अगर सोडियम धातु चाहिए तो अपने को क्या लेना होता है बेटा, NaCl। एक्वस विलियन में ले लिया अपन ने, जो एक्वस मीडियम है उसके अंदर अपन ने NaCl लिया। तो इसमें क्या होता है कि जो NaCl है वो टूट जाता है बेटा किसमें, Na+ और Cl- में। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैथोड पर यानी कि कैथोड माइनस होता है तो उस पर कौन जाएगा, सोडियम। तो अपचयन प्रक्रिया होती है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो ये किस में चेंज हो गया, सोडियम में। तो अपने को सोडियम प्राप्त हो जाता है, कहां पे प्राप्त होता है, कैथोड पर। तो आप देख सकते हैं कि किसके वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया अपन ने, तो गलित NaCl। तो जो गलित NaCl है उसी के द्वारा अपन को प्राप्त होता है क्या, सोडियम। और इस विधि का नाम होता है बेटा डाउन विधि। तो आपको ध्यान में रखना है अपना आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और अगर अपन से ये भी पूछा जाए कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो एनोड पर अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा, क्लोरीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने है वो है बेटा अपने पास संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास है। तो संक्रमण, एक मिनट बेटा, संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास है तो आपको पता होना चाहिए कि N-1 D1 to 10 और NS1 to 2 ये इसका क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें NS, ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये है। तो जब भी अपन इलेक्ट्रॉन, ये तो कौन सा कोष हो गया, एक प्रकार से बाह्यतम कोष हो गया, और ये एक प्रकार से उपांत्य कोष हो गया। तो ये उपांत्य कोष और बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही ऑक्सीकरण अवस्था के फॉर्म में अपने को मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तो NS और एक N-1D, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन दोनों का जो टोटल होगा वही आपकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 3D संक्रमण धातुओं के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय आघूर्ण में संबंध होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा µS = √N+2। और आपको पता होना चाहिए N का मतलब यहां पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो इकाई होती है बेटा चुंबकीय आघूर्ण की, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको अपन बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो इस तरीके से आपको 3D संक्रमण हो या कोई और भी सीरीज हो, उसमें अगर चुंबकीय आघूर्ण और
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में संबंध करना है तो आपका जो आंसर है वो यही रहेगा, न्यू एस इक्वल एन एन प्लस 2। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, समीकरण MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe प्लस 2 और ये चेंज हो रहा है MnX प्लस और F5Fe प्लस 3। तो याद रखना ये जो परमैंगनेट है, ये पोटेशियम KMnO4 को अपन बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। इसको आयनिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये होता है MnO4 माइन। याद रखना ये अगर एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस की प्रेजेंस में है, तो हमेशा ये किस में चेंज होता है बेटा, Mn प्लस 2 में। और अगर अपने पास ये हो कि न्यूट्रल मीडियम हो या स्लाइटली बेसिक मीडियम हो, तो अपन देख सकते हैं कि ये Mn जो है वो Mn प्लस 6 में चेंज होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और ये एक प्रकार से किसकी तरह काम करता है बेटा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और न्यूट्रल मीडियम यानी कि उदासीन माध्यम में भी अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में चेंज होता है वो Mn प्लस 2 में। ये ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसका प्लस 7 होता है और प्लस 7 से किस में जा रही है, प्लस 2 में। तो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, कम त्याग रहे, एक प्रकार से कह सकते हैं ग्रहण कर रहा है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कमी हो रही है इसका मतलब वो खुद में कमी हो रही है, तो खुद का एक प्रकार से क्या हो गया, अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकारक। तो इसमें अपन आंसर देख सकते हैं कि अपने KMnO4 है, ये अम्लीय माध्यम है, तो ये Mn किस में चेंज होगा, Mn प्लस 2 में। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। तो इसमें आंसर Mn प्लस 2। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 ऊर्जा तल से, अपने पास ऊर्जा तल है, जैसे ऊर्जा तल 2, जैसे ये फर्स्ट n इक्वल 1 है, ये n इक्वल 2 है, ये n इक्वल 3 है, और ये n इक्वल 4 है, ये n इक्वल 5 है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि इसमें n बराबर 2 ऊर्जा तल से 3, 4, 5 में आता है, तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है। अब इसके अंदर 3, 4, 5, तो ऊर्जा तल, निम्नतम ऊर्जा तल आपका क्या है, सेकंड है, और उच्च ऊर्जा तल कोई सा भी हो सकता है। तो निम्नतम यानी कि फर्स्ट पर जो होता है उसको बोलते हैं बेटा लाइमन, फिर आता है बेटा बामर, बामर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, लाइमन बामर, फिर आता है बेटा पासन, फिर आता है बेटा ब्रेकेट, और फिर आता है अपने पास फंड या फंड सीरीज भी कह सकते हैं, फिर आता है हम्फ्री। तो अगर किसी का मिनिमम अगर सेकंड है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बामर। तो अपना आंसर है वो फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको एक क्रम पता होना चाहिए। वो क्रम क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे सबसे पहले अपन 1s में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर 4p, नेक्स्ट 5s, 4d, 5p, उसके बाद में 6s, 5d और 6p, फिर आता है बेटा 7s, फिर आता है 7s के बाद में 5f, 6d और 7p। तो आप देख सकते हो कि जो s है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 के आगे कितना भी हो सकता है। p है वो सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड के बाद में कुछ भी हो सकता है। फिर d जो है वो अपने स्टार्ट होता है 3 से, 3 के बाद में कोई सा भी अपन यूज कर सकते हैं। और f जो है वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 4 से। तो आप इसमें देख सकते हो संभव नहीं है, तो आप इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो संभव है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो असंभव है। तो आप इसमें 1p आप देख सकते हो, इसमें 1p कहीं पे भी नहीं है। अपना पहला जो स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि s के अंदर एक कक्षक होता है, और एक कक्षक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ही भरे जा सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो गलत दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 3। तो 3 किसी s के अंदर नहीं फील होता, चाहिए s कोई सा भी हो, तो ये भी अपना संभव नहीं है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 4f, तो आप देख सकते हो f है वो कहां से स्टार्ट होता है 4 से, और इसमें भी अपन को पता चला है कि ये 4f है। तो अपना जो आंसर है ये हो सकता है, यानी कि संभव नहीं है तो ये संभव है, संभव है, ये संभव है। ओके, फिर आता है 2p8। तो p के अंदर आपने देखा होगा कि p के अंदर कितने कक्षक होते हैं 3, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आएंगे बेटा 6 आएंगे, लेकिन इसमें कितने दे रखे हैं 8, तो ये भी संभव नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 5d15, तो 5d तो होता है बट इसके अंदर 15 दे रखे हैं, तो d के अंदर कितने कक्षक होते हैं 5, तो ये d के अंदर 5 कक्षक होते हैं, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कितने हो सकते हैं बेटा 10। तो इस तरीके से 2 4 6 8 और 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते अपन, लेकिन इसने कितने बढ़ रखे हैं 15, तो अपना ये भी संभव नहीं है। तो अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सा संभव नहीं है, तो एक को छोड़कर यानी कि थर्ड को छोड़कर बाकी कोई सा भी इसमें संभव नहीं है। तो अपना आंसर जैसे संभव नहीं है तो फर्स्ट इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, फिर सेकंड इसमें नहीं दे रखा, फिर अगर बात करें फोर्थ तो इसमें फोर्थ है लेकिन इसमें नहीं है। तो अपने सबसे जो ज्यादा आंसर दे रखे हैं वही अपने को सोल्व करना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये संभव नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं था। तो अपने फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ ये आंसर होने चाहिए। तो आप इसमें जो भी आंसर जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को आपको आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर ये, अब जिसमें थर्ड है वो तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड तो संभव है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी थर्ड है तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी थर्ड है तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है वो है बेटा एस्क सांद्रण की जापलन विधि में प्रयुक्त पलवन कारक है। पलवन कारक का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से जो फ्लोटिंग करने के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं पलवन कारक। इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, संग्राही भी बोल सकते हैं, या इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं ग्राही भी। ओके, और इसका नाम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं संग्राहक। तो ये कई नामों से अपन इसको बता सकते हैं, संग्राही, ग्राही, संग्राहक, और या पलवन कारक या फ्लोटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एजेंट। तो ये जो फ्लोटिंग एजेंट होता है वो कौन सा यूज होता है, तो आपको ध्यान में रखना है सोडियम एथिल जेंथेट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम एथिल जेंथेट क्या है। तो ये ग्राही, संग्राही, संग्राहक, फ्लोटिंग एजेंट या पलवन कारक के रूप में यूज होता है। तो इस तरीके से अपना आंसर जो है वो फोर्थ है। अपन ने आज इस 2013 के PYQ सीरीज में 20 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।